नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। हमारे सुधी दर्शक, आपको पता है कि मुंशी का उपाधि किन्हें मिला था। जी हाँ, बखूबी आप समझ गए होंगे कि मुंशी का उपाधि साहित्यकार, लेखक और जाने माने देश के हस्ती कह लीजिए आप, यानी प्रेमचंद जी। अगर आप उर्दू में ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं या हिंदी साहित्य में पकड़ बनाना चाहते हैं तो आपको प्रेमचंद को पढ़ना ही होगा। यानी मुंशी प्रेमचंद को पढ़ना होगा। बिना पढ़े उन्हें आप उर्दू और हिंदी में पकड़ नहीं बना सकते। जी हाँ, उर्दू अल्फाज से लेकर हिंदी अल्फाज तक, हिंदी की पकड़ तक को मजबूत किया था मुंशी प्रेमचंद ने। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मित्रों कि ऐसा कहने का कारण है कि मैं जहाँ बैठा हूँ ये पूर्णिया जिला है और पूर्णिया जिला सीमांचल क्षेत्र में आता है और सीमांचल क्षेत्र में भी मुंशी की उपाधि मिल चुके हैं। जी, बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इसी सीमांचल के धरती से दो उपाधि मिले हैं जो ऐतिहासिक उपाधि थे कि सीमांचल के गांधी। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीमांचल के गांधी दिवंगत तस्लीमुद्दीन जी को उपाधि दी गई थी, तो मुंशी की उपाधि दी गई दिवंगत अमौर के विधायक मोइज़-उद-दीन जी को। मोइज़-उद-दीन जी को मुंशी की उपाधि दी गई थी और बड़ा सौभाग्य है कि आज उनके पुत्र हमारे बीच हैं और उनसे मुखातिब करने के पहले आपका अभिवादन करना मैं मुनासिब समझता हूं, इसलिए अभिवादन सबसे पहले आपका कर लूं। आप सभी को प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। आइए सीधे मुखातिब करते हैं समय मोहम्मद दानिश साहब से। और मोहम्मद दानिश साहब से सबसे पहले हम यह जानेंगे कि सर, मुंशी की उपाधि क्यों मिली थी आपके पापा को? जब विधायक बने थे हमारे मोइज़ुद्दीन मुंशी मेरे पिता, और इसमें असम्बली में जगन्नाथ मिश्रा उस वक्त मुख्यमंत्री थे और उन्होंने स्पीच दी थी और बहुत अच्छा स्पीच दिया था। और स्पीच के बाद AR किदवई बहुत गर्वान्वित हुए थे। AR किदवई वो उस वक्त गवर्नर थे। इत्तफाक से दोनों आदमी शिक्षा अलीगढ़ से प्राप्त किया है और दोनों आदमी साथ में रहे थे, इसलिए उन्होंने बहुत देख के बहुत खुश हुए और जगन्नाथ मिश्रा से कहा कि आप मुंशी के खिताब इनको दिलवाया जाए। तो उन्होंने एक तो लिख के दिया और गवर्नर ने अनाउंसमेंट किया कि मुंशी मोइज़ुद्दीन के नाम से मुंशी जी बहुत प्रेम से सब सारे विधायक जो मोइज़ साहब कभी नहीं कहा लोगों ने, मुंशी जी नाम से बहुत फेमस थे। ये 1980 से 1985 तक के विधायक रहे। 1980 से 1985 तक विधायक रहे। सर, मुंशी के खिताब हमारे सुधी दर्शक, आपको पता चल गया कि मुंशी का खिताब उन्हें क्यों मिला था, लेकिन अब जानते हैं कि क्या था विशेष उनमें जो उन्होंने अपने अमौर क्षेत्र में किया था। उस समय में क्या कमियां थी जिसको उन्होंने धरातल पर लाने का काम किया था? मैं पहले परिचय दे दूं हल्का सा। जी, जैसा आपने बताया कि मोइज़ साहब के सपुत्र मेरे पास बैठे हुए हैं। मैं मोहम्मद दानिश हूँ। मैं मिल्लिया एजुकेशन ट्रस्ट में 2008 से कार्यरत हूँ। शिक्षा जगत की अच्छी पकड़ है, मैं देख रहा हूँ कैसे क्या होता है। जहाँ तक भी आपने सवाल किया कि मोइज़ साहब 1980 से 85 तक रहे और क्या 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 किया उन्होंने जिसके लिए आप कर रहे हैं। देखिए, मैं अमौर में मोइज़ साहब ने जो काम किया स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाने योग्य है, जो वहाँ की जनता याद कर रही है। आपने गर्वान्वित होकर मुंशी बताया और मैं गर्वान्वित से आज बहुत गर्व हूँ कि मोइज़ुद्दीन साहब का मैं सपुत्र हूँ, जिसके लिए उस इलाके के लोग हमसे आज कह रहे हैं। कुछ काम मैं गिना देता हूँ, छोड़ा जाता बात बोलना अच्छा नहीं है, हल्का हल्का बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात कि एक रेफला हॉस्पिटल आया था पूर्णिया के लिए, लेकिन वो क्षेत्र बहुत पिछड़ा था, स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं थी। इन्होंने मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा से कहा कि ये हमें अमौर दे दीजिए, अमौर को बहुत ज़रूरत है, उस क्षेत्र बहुत पिछड़ा है, सैलाबी इलाका है। और जिससे चलते पूर्णिया से
ये अमोर में जो बहुत बड़ा आप लोग तो जाते आते रहते होंगे, देखिएगा जितने अच्छे हॉस्पिटल है। अब गरवाई तो बहुत अच्छे से चल रहा है। दूसरा उनका काम था रजिस्ट्री ऑफिस में लेकर निबंधन कार्यालय, जो उस इलाके से लोग पूर्णिया आते थे। एक रजिस्ट्री करने में उस समय 3 से 4 हज़ार रुपया खर्च होता था, उस समय की बात कर रहा हूँ। और आज वो घर पर बायसी, अमोर, बैसा का तीनों का रजिस्ट्री होती है। वहाँ पंता भात जलपान खा के आते हैं और रजिस्ट्री करते हैं और जाते हैं। प्रत्येक दिन पैसा लोगों का बच रहा है और जिसका पुण्य मिल रहा है हमारे बाबूजी को मिल रहा है जी। वहाँ पैसा पुलपल सब फंड नहीं था विधायक को इतना। उस समय आप लोग शायद जानते नहीं होगा, आज तो बहुत फंड आ गया है विधायक को, संसद को, लेकिन उस फंड नहीं था। 5 किलोमीटर फिर भी उन्होंने विकास वो 5 किलोमीटर रोड अपने अमोर से लेकर गृह क्षेत्र परसराई तक बनाया था। उसके अलावा 25-30 किलोमीटर ईंटा सोलिंग रोड बनाया था। ऐसा रोड है जो याद करने योग्य है। बायसी से गांव को जो गांव से जोड़ने के लिए बिसारी से लेकर यहाँ तक जो बालूगंज तक दिया हुआ है, ये बालू ईंटा सोलिंग जो आज अब्दुल मसान में पिच पलवाए उसी तरह जोकी से कलमालपुर मालोपा वाला रोड जो ईंटा सोलिंग उन्होंने करवाया, जो आज वो भी जोकी जो है उस वक्त दोनों विधायक मोइन साहब के साथ साथ मोहिदुर रहमान साहब भी बने थे और सैयद मोइनुद्दीन साहब भी बने थे जी। दोनों ने धन्यवाद व्यक्त किया था कि मोइन साहब बहुत बड़ा काम किया, अंदर यहाँ से वहाँ तक जोकी से बायसी से जोकी तक आपने जोड़ दिया। उनका काम करने का अंदाज यही था। ये इलाका सच पूछिए तो शिक्षा जब तक नहीं आएगी तब तक इलाका आगे नहीं बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारे बाबूजी पहले LLB थे, शिक्षा से बहुत ज़्यादा जुड़ाव थे। अपनी बेटियों को भी इन्होंने पढ़ाया था और लोगों को आह्वान करते थे कि शिक्षा पाओ तब आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं बढ़ोगे। जिसके चलते उन्होंने 3 हाई स्कूल वहाँ दिया जी। मिल्लत हाई स्कूल सरवेली, झवाड़ी हाई स्कूल और प्रोजेक्ट हाई स्कूल अमोर, तीनों को उन्होंने दिया। अगर वो दोबारा जीतते, उनका प्रोग्राम था डिग्री कॉलेज अमोर में दिया जाता, ताकि वहाँ कॉलेज की बहुत ज़रूरत है। ये नहीं है कॉलेज, जिसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ। उसके अलावा विधायक रहते हुए वो हज कमेटी, वो हज मेंबर और मदरसा बोर्ड के भी मेंबर थे। मदरसा बोर्ड के मेंबर रहने की वजह से वो इस इलाके में मदरसा बहुत है। 11-12 मदरसा को उन्होंने अलहाक सरकारीकरण करवाया, जो आज अच्छे से चल रहा है। अगर आपका प्रश्न अगर हो कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ सर, आप पे आऊँगा। अभी मैं यहाँ पे था, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो बताया और संघर्ष करके ही आगे लोग बढ़ते हैं। और जब जहाँ सब कुछ हो, मान लीजिए आपके पास सारे संसाधन है तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं। जब संसाधन नहीं हो तो बनाने में दिक्कत है और दिक्कत होती है। तो ऐसे साहब को, दिवंगत विधायक महोदय को मैं अपने तरफ से कहना चाहूँगा कि उनको सलाम मैं करना चाहूँगा, कि उनके जज्बा को मैं सलाम करना चाहूँगा कि जहाँ कुछ नहीं था वहाँ उन्होंने बनाने का काम किया है। उनके लिए यह कहना मुनासिब होगा कि जलते दिए को सूर्य के तरह रोशनी दिखाना, यानी दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दियों को आंधियों का डर नहीं होता है, यह साबित कर दिया उन्होंने। बहरहाल अब हम आते हैं ये कि 1980 से 85 तक जहां संसाधन नहीं थे वहां पे विकास हो गए इनके फादर के नेतृत्व में, लेकिन उसके बाद 85 के बाद लगातार अमौर में विकास हुआ या नहीं, इन मुद्दों को लेकर के इनसे जुड़ेंगे। बहरहाल हम यह जानने का प्रयास करते हैं सबसे पहले कि अमौर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बार बार वहां पे सरकार के द्वारा काम करवाए जाते हैं, फिर भी बांध टूट जाते हैं और करोड़ों करोड़ रुपया उस पर खर्च होते हैं। और सरकार करोड़ों रुपया खर्च तो करती है, लेकिन धरातल पे दिखता है 4 आना आहा 12 आना स्वाहा, यानी खाने पीने से ही ये दुनिया चलती है और सरकारी कार्य यूं ही चलते हैं। सर, आप क्या कहेंगे इस संदर्भ? बहुत अच्छा आपने कहा। इस संदर्भ में कहना चाहूँगा, फिर हम भूतपूर्व विधायक की तरफ जा रहा हूँ, पिताजी की तरफ। उनका विजन था कि सैलाब आपदा है, इसको रोका नहीं जाता, लेकिन इसको फैलाया जा सकता है। इसकी पानी का फैलाव जो होगा कि इससे करंट कम होगा। देखिए, रमनी हमारे यहाँ परवान नदी है, रमनी गांव के पास 2 दहार बहती थी,
जो पानी आता था निकल जाता था, उस वक्त इतनी नुकसान हम लोगों के यहाँ नहीं होता था। जी। भूतपूर्व विधायक स्वर्गीय हाजी मुजफ्फर हुसैन साहब जो विधायक बने, 2.5 साल के विधायक रहे थे, 25 साल के रहे। उस वक्त उन्होंने एक बांध बनवा दिया और बांध बना के वो कुछ गांव को बचाने के चक्कर में वो पूरे अमोर को सैलाब आता है तो आप जाइएगा वहाँ तो रमनी बरबट्टा से लेते हुए गिरवा तक सैलाब चला भी जाता है, ये पानी नहीं निकल पाता क्योंकि निकलने का स्रोत खत्म हो गया। मेरा सबसे पहला विजन ये होगा, अगर विधायक वहाँ के लोग पार्टी ने हमें टिकट दी, मुझे पूरी उम्मीद है कि नए लोगों को अवसर दिया जा रहा है। मैं इतना दिन से दावेदारी नहीं पेश करता, मैं कांग्रेस परिवार से हूँ सर जी जी, और मेरा विचारधारा कांग्रेस का है। अब्दुल जलील मस्तान को टिकट दिया था, जीत रहे थे। ये कौन कहता है कि मस्तान साहब ने काम नहीं किया, जीते कैसे हो? 4 टर्म का काम कर रहे, रोड का काम है, इस तरह का काम जो विजन तौर पर कुछ हिस्ट्रिकल प्लेस टाइप का, बड़ी बिल्डिंग भवन टाइप का कोई काम इस तरह नहीं। न मस्तान साहब 5 टर्म में रहे, न कर पाए, न सबा जफर उस तरह कर पाए, और न अभी अख्तर इमाम उस तरह का काम कर रहे हैं जो याद किया जाए। वहाँ के लोग हमको कह रहे हैं कि आप तैयार हो। इसलिए 35 साल के बाद पहली बार हमने अपनी दावेदारी पार्टी में पेश किया है, क्योंकि अगले बार क्योंकि मस्तान साहब बुजुर्ग हो गए हैं, तो उनका मतलब पूरे हो गए हैं। 47 वर्ष की उम्र में पहली बार वो विधायक बने थे और इस दौरान 40 साल गुजर गया, 8 टर्म गुजर गया, 8 5 40 85-87 वर्ष का आदमी। आप तो समझ रहे होंगे सर। जैसा रोकूंगा बीच में, मस्तान साहब किस पार्टी से हैं? वो कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी। और आपने भी मन बना लिया है चुनाव लड़ने का? यस। और चुनाव लड़ने का बना लिया है तो जिस प्रकार से जदयू के लोग अब जो है उंगली उठा रहे हैं नीतीश बाबू पे कि बूढ़े हो गए हैं, इन्हें पद छोड़ देना चाहिए, उसी प्रकार से कांग्रेस में रहते हुए आप भी उंगली उठा रहे हैं मस्तान साहब? नहीं, हम नहीं उठा रहे, बूढ़े हो गए। हम नहीं उठा रहे हैं, नेवर। मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे गार्जियन हैं, उनसे हम बहुत अच्छा, उनका आज भी बड़ा टर्म में मेरा खराब नहीं है। वो हमें अपने लड़का की तरह समझते हैं और हम उनको देखिए पिछले टर्म में उनको यही कह के लोग हरा दिया। इनके स्वास्थ्य कमजोर हो गए हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं ठीक से विधायक नहीं, इसके लिए लोगों ने हराया। अगर ये सिटिंग रहते आज फिर नहीं मांगता मैं। पार्टी को चाहिए कि नए लोगों को मौका दे और नया लोग काम करे। मेरे पिताजी जैसे काम किया है, मेरा भी मन है। अगर आपने टिकट दिया, पार्टी हमें पूरा विश्वास है, कांग्रेस पार्टी हमें टिकट देगी तो मैं उस इलाके का रंग, रुतबा और शहर का रूप देने का दूंगा। जैसे एक बात बताते हैं, अगर विधायक बनाया, सवाल ये उठता है, देखिए वो क्षेत्र कृषि इलाका है और हमारे यहाँ किसान का स्रोत जो होता है अन्न को बेच के पैसा आता है। अन्न बेचने के लिए इनको जाना पड़ता है दलकोला बंगाल में, और वहाँ बिचौलिया लोग उनको लूट लाट करके जैसे तैसे कर। मेरा सबसे पहला काम होगा अमोर में और बैसा में 100 सदस्य का समिति बनाऊंगा, किसान समिति, जो कुटीर उद्योग का एक शक्ल लेगी, गोदाम बनेगा और पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, डॉट फार्म, इस टाइप का कुटीर उद्योग तैयार होगा। जो वहाँ जो प्लान की जो हमारे यहाँ से मजदूर सब जाते हैं सर, देखिएगा तो घबरा जाइएगा कि कटिहार में ट्रेन पर चढ़ता है, जो लगता है क्या अंगूर पेड़ में लटकता है, जो ट्रेन पर लटक के लोग जाते हैं जान को जोखिम लेके। मैं ऐसे लोग ऐसा उद्योग कुटीर उद्योग लगाए ठीक, यहाँ से प्राण जाने में कमी नहीं आई। जाने अनजाने में आपने सरकार पर सवाल उठा दिया कि विकास नहीं हुआ है, तो आप जो दावा ठोक रहे हैं अभी कैमरा पे, जो कह रहे हैं मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, तो क्या आप सक्षम हो पाएंगे ये करने में? आपसे पूछ रहा हूँ, सीधा सवाल कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अमोर बैसा की बात कर रहा हूँ। अगर इस बात को पूरे बिहार में, बिहार सरकार जो हमारे आने वाली महागठबंधन है, इसको इम्प्लीमेंट किया, ये इस बात को जो हम कह रहा हूँ, अगर ये हम जो चाह रहे हैं अमोर बैसा में हो और इसको अच्छा विजन तैयार हुआ तो पूरे बिहार में अगर इसको इम्प्लीमेंट किया निश्चित रूप से प्लान रुकेगा। हाँ, हर ब्लॉक में, हर कंस्टिट्यूंसी में सर, एक सवाल के घेरा में लेना चाहता हूँ मैं आपको। सीमांचल में सबसे अधिक
बाल मजदूरी और बाल विवाह का क्षेत्र 22 अमौर है। और आज तक जितने भी विधायक हुए हैं उसमें ज़्यादातर आपके ही पार्टी के लोग हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा जो है अब अभी शायद वर्तमान में दूसरे पार्टी के हैं। और ज़्यादातर आपके पार्टी के लोग हैं और आपकी पार्टी चीख चीख कर कहती रही है आज़ादी के समय से कि हमने विकास किया है, धरातल पे विकास लिया, हमारे काल में ये हुआ वो हुआ वो हुआ। और आज सर ये विडम्बना है कि 22 अमौर में बाल मजदूरी आज भी ज़्यादा होता है, आज भी जो है बाल विवाह ज़्यादा होते हैं। आप ग्राफ उठा करके देख लीजिए, पूरे बिहार में सबसे अधिक अगर बाल मजदूरी और बाल विवाह का ग्राफ है तो 22 अमौर डगरवा। उसकी वजह है, हाँ। उसकी वजह है, बहुत बड़ी वजह है। मैं यही कहूँगा, ये क्षेत्र अल्पसंख्यक क्षेत्र है, सीमांचल का एरिया है, जिसमें भारत सरकार और बिहार सरकार का दोहरा नीति अपनाया है। और इस नीति के चक्कर में सर भारत सरकार और बिहार सरकार दोहरा नीति अपनाया है, लेकिन ज़्यादातर आपके पार्टी के विधायक हाँ, रहे, तो उन्होंने क्या किया वहाँ पे धरातल पे? जिसके गलतियां उन लोगों से होती रही, जिस पर अभी लास्ट टाइम कांग्रेस की सरकार थी जिसमें बात रखी थी, जिस अलीगढ़ का दूसरा ब्रांच हमको किशनगंज में दे रहे हैं। और इसी तरह इनको हर जगह ऐसा सा विद्यालय देना होगा, बच्चे की पढ़ाई के लिए आह्वान करना होगा। और मैं चाह रहा हूँ इस एरिया को जो अछूत कर दिया था, जो सैलाबी इलाके होने की वजह, अल्पसंख्यक एरिया होने के बाद इन एरिया को खाली इन्होंने मदरसा का तमगा दे के छोड़ दिया। मदरसा में भी पढ़ाई होती है। पहले जितने भी विधायक रहे हैं, मसलन जमुल रहमान साहब, हलीम साहब, आपका मौजूद रहमान साहब, मोइन साहब, सब मदरसा से आए थे। हत्तों के राष्ट्रपति हमारे अबू कलाम, वो भी मदरसा से आए। मदरसा को अब ढंग से लाने की ज़रूरत है। सारे मदरसा में कंप्यूटराइज की पढ़ाई होनी चाहिए। मेरा विज़न है हर मदरसों में, हर स्कूल में इंग्लिश, साइंस, मैथ का टीचर हो। हमारे यहाँ जो मदरसा में बच्चे जो हाफिज़ होते हैं, हमारे यहाँ ग्रंथ है कुरान जो है, इसको अपने सीने में बसा लेता है, जिसको हाफिज़ कहलाता है। इसका मतलब उसके पास स्टेमिना है, ग्रोथ है, वो जिज्ञासा है कि कर सकता है। उसको अगर हम उसको सोच दिया यूपीएससी बीपीएससी कर सकता है, तो उस तरह का हमारा दिमाग में है कि मदरसा में ये चीज़ इस तरह का शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, ताकि हमारे यहाँ से भी यूपीएससी बीपीएससी लड़का पास करे और बहुत आगे बढ़े। बच्चे पढ़ेंगे, सौ में ये शिक्षा जहाँ आएगी, बाल विवाह आपसे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं बाल विवाह खत्म हो जाएगा, मदरसा आना चाहिए। आपने कुछ दिन पहले का खबर देखा होगा कि किन्हीं का कहना था कि मदरसा समाप्त कर देनी चाहिए और सामान्य शिक्षा के लिए एक विद्यालय में हर वर्ग के, हर धर्म के, हर जाति के बच्चे पढ़ने के लिए जाना चाहिए, ताकि वहाँ से ज़्यादा बच्चे ग्रोथ कर सकेंगे और समानता की भाव आ सकेगी। तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात जो कह रहे हैं कि शिक्षा एक होनी चाहिए, ठीक है, आप बोलते हैं क्या, लेकिन जैसे इस्लाम धर्म दीनी तालीम देती है, उसी तरह हिंदू धर्म संस्कृत की संस्कृत का भी स्कूल मध्य विद्यालय सब है। तो ये संविधान से हमारे दिया हुआ है, ये हर धर्म की जाति के लोग अपनी अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अपना विद्यालय महाविद्यालय बना सकते हैं। और उस दिन में पूरे खाली बिहार यही नहीं, पूरे भारत में मदरसा का विस्तार हुआ था और मदरसा अच्छे से चल रहा है। उसी तरह संस्कृत का स्कूल है, वो भी चल रहा है। अगर दोनों को अच्छे से गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे, संस्कृत का वही हाल है। संस्कृत विद्यालय में खाली हम तो शिक्षा जगत से हैं सर, मेरे यहाँ मैट्रिक से पास करके डिप्लोमा में एडमिशन लेता है, माध्यमिक के लोग ये आते हैं और मदरसा के ये लोग आते हैं। दोनों की हालत देखिए बहुत दयनीय है। पहले जैसे पढ़ाई होती थी ना संस्कृत में, वो पढ़ाई नहीं हो रही है संस्कृत विद्यालय में। और आज हमारे यहाँ जो मदरसा में उसको अच्छा करने की ज़रूरत है। इसको हटाने से नहीं होगा, इसको बढ़ाने का और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। बढ़ाने और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। सर जैसा एक निजी सवाल आपसे करूँ, अगर इजाज़त हो? हाँ, एकदम कर सकते हैं। अगर विधायक के लिए आपको मिलता है
वहाँ से टिकट कांग्रेस से, तो वक्फ कानून के लिए क्या कदम होंगे आपके, और कितना समर्थन में आप अपने धर्म और जाति के पक्ष में? मेरे दुपट्टी रख पर आपने हाथ डाल जी दुपट्टी रख पर बहुत गुस्सा है जी। एक हिंदुस्तानी होने के नाते गुस्सा है। हाँ हमारे संविधान में दिया हुआ है, संविधान के अक्षर पर इन्होंने हमर मारने की कोशिश की और हैमर मारने की कोशिश की संविधान पे, संविधान पर। जी ये क्या बात है? वक्त आज़ादी से पहले भी वक्त बोर्ड था, हाँ आज़ादी के बाद जो अंग्रेज थे तब भी उसको इम्प्लीमेंट हुआ था और आज भी चल रहा था। क्या बात है? आप बताइए, आपके मंदिरों में कोई मुस्लिम सदस्य कोई ट्रस्ट में आता है? जी। अब आपके मंदिर में साउथ इंडिया में बड़ी बड़ी ट्रस्ट है मंदिरों की, कहाँ वहाँ एक भी सदस्य मुस्लिम है, अल्पसंख्यक है, ईसाई है, पादरी है, गौतम बुद्ध है, कोई नहीं है। इसमें हिंदू को डाल दिया जाए। और यहाँ ये इन्होंने संविधान पर हमर मारने की कोशिश की। हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है, हम तो बहुत गर्व के साथ सिंबल का सैल्यूट करना चाहते हैं। सिंबल ने जिस तरह लड़ा है, मुस्लिम नहीं लड़ सकता जिस तरह लड़ा है। और आखिर सर्वोच्च न्यायालय को इस चीज़ का अंतरिम आदेश पे लेने की है कि नहीं, जब आप मंदिरों में नहीं आते मुसलमानों को या आप अल्पसंख्यक के सिख, ईसाई, पादरी को नहीं घुसाते हैं, तो क्या मुस्लिम इस पर कैसे घुसेगा? ये बहुत बड़ा। दूसरा, हमारे इन्होंने माना है कि ज़मीन हड़पने का एक नया रास्ता ढूंढा। जैसे सारे योजनाओं को बेच रहे थे, उसी तरह चाह के वक्फ बोर्ड का जो मामला है, इसको हम बहुत बड़ा, इनके पास ज़मीन है जो वहाँ के इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर वक्फ करते हैं, इसको हम हड़पे और अडानी अंबानी को दें। क्या इतना बना लिया। और सोच हमको सबसे ज़्यादा नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को, जिनको मुस्लिम वोट मिलता था, हमारे शरिया के अदारा शरिया मुस्लिम सारे एक मंच में आके दोनों को आह्वान किया था कि भाई आप इनको रोकिए, अब बैसाखी में सरकार चल रही है, इनको समझाइए, नहीं तो अगर लाना चाहते तो उसको ठीक से बिल लाएं। लेकिन इन्होंने साथ दिया, जिसके चलते आज नीतीश की ख़त्म होने के हालात में है। उनके लोग नीतीश उसको बर्बाद करें और चंद्रबाबू नायडू का इलेक्शन आएगा, उसका परिणाम देख लीजिएगा। बहुत बड़ा हमको जो आज अमोर की जनता कह रही है लड़ने के लिए, इसलिए हम लड़ना नहीं चाहते थे। अब तो 25 साल से दावेदारी नहीं किया, इसलिए किया कि 11-12 पंचायत हमारा कुलैया बरादरी का, वो सवा दफर उसका नेता बनता, नीतीश कुमार से आते। ये सारे लोग आज सवा दफर से विचलित हैं, गुस्सा है, इसलिए फिर सवा दफर को न देके वो चाह रहे हैं कि आप टिकट लेके आइए, हम आपके साथ हैं। और इसके साथ हिंदू विचारधारा हमारे वहाँ कैबरत वहाँ है। सर आप शिक्षाविद हैं और आप प्रोफेसर हैं, मिलिया इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, मिलिया एजुकेशन ट्रस्ट के आप जो है सदस्य हैं, लेकिन आप सर इस तरह के मुद्दे बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं राजनीतिक मुद्दे कि आपके कौम के लोग आपको सपोर्ट करें वक्फ कानून से लेकर और इस तरह की बातें, ताकि हमारा कौम का लोग हमें सपोर्ट करे और कांग्रेस से हमें टिकट मिल जाए। क्या ये हवा बना रहे हैं आप? नहीं, नेवर जी। हमारे पिता, फिर मैं गर्व से कहूँगा, मेरे पिता को भी वहाँ के सुरजापुरी, पहले सुरजापुरी आ गए थे, पहले सुरजापुरी जो फकटोली के एरिया से शुरू होता है, उसके बाद जब आपका अनगर एरिया, मालोपाड़ा एरिया, हिंदू का एरिया, गढ़ है, बिशनपुर एरिया, वो लोग बाबूजी को साथ दिया था। और हमारा कुलैया बिरादरी खरा हमारी बिरादरी है। आज भी कैबरत वहाँ विश्वास जो कहलाता है, कैबरत जाति के लोग ने खुल के हमसे कहा कि जब मुस्लिम समुदाय के लोग नीतीश के वोट देना नहीं चाहता तो हम लोग क्यों देंगे? तब हम लोग बैलेंस है, हम जिस तरफ जाते हैं वो जीतता है। उन्होंने बहुत बड़ी बात हमको कही, तो हम इसलिए वोट देते थे उनको। कट गया क्या? चलिए, हम लोग इसलिए वोट देते थे कि वो जीतने वाले पोजीशन पर था। हम लोग
तराजू के बटखरा हम लोग चढ़ जाते थे, जीत जाता था। अच्छा, और आज हम लोग कह रहे हैं कि जब उनको वोट नहीं दे रहा है लोग, तो हम उनको भी नहीं देंगे, हम आप ही को देंगे, क्योंकि आपके बात से, आपके भाषण से, आपके विचारधारा से, आप जब अब हड़ताल का इसका हंगामा किया है, करके आपके हम लोग इससे प्रोत्साहन है कि आप तैयार हो और हम लोग आपका साथ देंगे। ये हिंदू लोगों का कहना है। फिर आपने अपने पे ही सवाल उठवा लिया। आपने कहा आपके भाषण से, तो सर नेता सिर्फ भाषण देते, जनता को राशन नहीं देते। आप कितना सक्षम हो पाएंगे जनता को राशन मुहैया कराने में? जहाँ तक राशन की बात है, ये कहते हैं भाजपा वाले लोग आज आह्वान कर रहे हैं कि गरीबी रेखा से हम सबको ऊपर उठा लिया। हमें तो ये बात इंदिरा गांधी भी कहती थी, लोग भी कहता था, लेकिन आज मजबूर है कि आज मुफ्त राशन देने में आप किस तरह गरीबी हटाए हैं, कि इस तरह गरीबी ला दिया है, हटाने के नाम पर ला दिया है। और आप कहते इतना करोड़ लोगों को हम राशन मुफ्त में राशन दे रहे हैं। कैसा विकास किया है जो अगर आज 1 महीना के लिए अगर राशन नहीं आता है तो आपके घर में राशन कार्ड है? हाँ है। हाँ? आप मुफ्त राशन उठाते हैं? नहीं, हम लोग बीपीएल में नहीं आते, हम लोग नहीं अच्छा, लेते। चलिए, आप बीपीएल में नहीं आते, आपके परिवार में और कोई बीपीएल में आते हैं? जो बेचारा देखिए अगर राशन नहीं लेगा, जो हाल महंगाई का ला दिया है, भूखों मरेगा। और इस तरह के हालात कर दिया है, लोग यहाँ से जाते हैं पंजाब, क्यों जा रहे हैं? सर राशन ले भी रहे हैं लोग और फिर उनके बुराई भी कर रहे हैं। आप कहते हैं नहीं लेगा तो भूखों मरेगा, और फिर जो है लेना भी आवश्यक समझ रहे हैं और फिर इसका विरोध भी कर रहे मैं विरोध इसलिए कर रहा हूँ, आप उसको इस तरह का रोजगार दीजिए ना। हाँ। रोजगार मतलब आप हमारे यहाँ मनरेगा का काम था, ये बहुत गर्व के साथ कर रहा हूँ। मनरेगा का काम हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी ने दी थी, जो लोगों को इतने दिन की गारंटी देते थे, 1 साल में 250 दिन वर्क मिलेगा। और इस तरह काम होता था जिससे लोग अपना परिवार को चलाते थे, पढ़ाते थे, लिखाते थे, बच्चे को बढ़ाते थे। और आज पढ़ा लिखा के खाने पर विवश है, ऐसा कर दिया। इतनी महंगाई कभी आई थी, कभी सोचा था कि 1100-1200 रुपये गैस हो जाएगा? बहरहाल आपसे बात करने का तो बहुत इच्छा है और कुरेदने का मन है कि आपको कुरेद भाव है, और बातें करने का मन तो आपसे बहुत है कि और भी बातें करें और भी चीज़ें निकालें, लेकिन समयाभाव, कुरेदने का मन है, कुरेदूंगा नहीं। तो बहरहाल आपसे 2 सवाल करके खत्म करना चाहूँगा कि सर नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय योजना, जल नल योजना धरातल पे कितना उतर रहा है? हमें तो लग रहा है कि 22 मोड़ पे जल नल योजना धरातल पे उतरा है, क्योंकि वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो गया है जल नल योजना से। तो आप क्या कहेंगे सर? बड़ा अच्छा बात बोल। अरे भाई, आप लोग प्रेस वाले लोग हैं, आप लोग को बताया जा सकता है। आप लोग एरिया में घूम रहे हैं, सीधे हर जगह ड्रम खड़ा कर दिया जी। ऊपर में टंकी आपको दिखाई देगा, लेकिन किसी के घर में जल नहीं जा रहा है। कुछ पंचायत जो मुखिया कुछ जगह बहुत सजग है हुआ है, हम तो इस बात के लिए कई बार चाहते हैं इसकी इंक्वायरी हो। ये खाली खाओ पकाओ डांग का खेल हुआ है। नीतीश का ये टर्न बहुत खराब किया है। जितनी भी बिल्डिंग बन रही है कि शिक्षा के लिए, वो आप इंजीनियरिंग कॉलेज का आप जाके दिशा देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के वो अब पिछले दफ़ा आंधी आई थी, बता रहे हैं समस्तीपुर के एरिया के पास एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके उस आंधी में खिड़की कबर के गिर गया था। इस बार का बना हुआ बिल्डिंग जो हमें क्या कर रहे हैं भाई, ये खाली खाओ पका। एक भी बिल्डिंग मजबूत धारा पर नहीं है। पुल क्यों गिर रहा है? ये नहीं, खाली बर्बादी का एक नया रास्ता बना रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बहरहाल चलिए, ये तो थे नीतीश कुमार। अब थोड़ा सा आप पे लास्ट सवाल में आ जाता हूँ कि अगर विधानसभा चुनाव में आपको सीट मिलता है तो आप क्या करेंगे? कांग्रेस से सीट मिलता है, अगर कांग्रेस से सीट नहीं मिलता है तो आपने कमर कस लिया है, क्या विधानसभा चुनाव में आप कुछ कर जाएंगे निर्दलीय? ये सीधा सवाल आपसे। 2 सवाल। देखिए, मैं कांग्रेस परिवार से आदमी हूँ जी, कांग्रेस विचारधारा रखता हूँ। बाबूजी जो इस परिवार में थे, उस परिवार से विचलित नहीं होना चाहता, ताकि उनके आत्मा को विच्छेद पहुँचेगा। इसलिए आप पार्टी से हम विचलित नहीं होंगे। पार्टी जब तक रहेगी
जब तक कहेगी हम हैं। लेकिन अभी जो हालात है अवाम का, अमोर के लोगों का, वो लोग जो हम पर प्रेशर डाल रहे हैं, अगर उन्होंने कहा, आह्वान किया या पार्टी टिकट नहीं देती तब भी आप लड़िए, मस्तान को छोड़ नहीं रहा, पार्टी क्यों दे रही है टिकट हम लोग नहीं जान रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं तो छोड़े। लेकिन आपको अगर टिकट नहीं, आप तैयार, वो भी इंडिपेंडेंस लड़े थे तब पार्टी ज्वाइन किया था। हम लोग कहते हैं, जनता कह रही है कि हम लोग भी चाह रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंस जीत कर पार्टी में चले जाइएगा, आप अपनी पार्टी में अपने विचारधारा बनाइएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं बनाया है। अगर उस एरिया के लोग क्योंकि पार्टी से अगर जनता मालिक चाहे तो आप चाहेगी तब सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। इस पर हम अभी अंतिम फैसला नहीं कर सकते। ये पार्टी को छोड़ रहे हैं, पार्टी को आज फिर कह रहे हैं, इस पर विचार कीजिए। बहुत से लोग टिकट मांगने वाले लाइन लग गए हैं अमोर में, पहले नहीं मांगते थे। विचार कीजिए, नई शक्ल को लाइए, इसको पार्टी को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जो वो एक कांग्रेस का जमीन बना हुआ एरिया है, वो वहीं से सारी जगह कांग्रेस फैलती है, चाहे कस्बा फैलाता, जोकी फैलाता, वैसी फैला, सब अमोर से बढ़े हैं क्योंकि वो जगह। सर चलते चलते आपसे फिर एक सवाल मैं दाग देना चाहूँगा कि अभी जो कांग्रेस में अध्यक्ष हैं, आपके जिला अध्यक्ष, यह माना जा रहा है, यह कहा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि उन्हें कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया है और वो डमी अध्यक्ष हैं, वो जिनका नाम प्रस्तावित करेंगे पटना, उन्हीं को सीट मिलेगा जिस विधानसभा से जिनका नाम प्रस्तावित करेंगे। आपको क्या लगता है, इन बातों में सच्चाई है या फिर रूमर है कि वो सिर्फ और सिर्फ डमी कैंडिडेट हैं? ऐसा क्या लगता है आपको? देखिए, ये भ्रम कुछ लोगों के ये भ्रम फैलाया जा रहा है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए, मेरे नेता राहुल गांधी पूर्णिया का नेता, नेता वहाँ केंद्रीय नेता, हम वहाँ से ला रहे हैं, आप सब संयम रखिए। राहुल गांधी बिहार में अध्यक्ष बदला, शिड्यूल कास्ट को अध्यक्ष लाना चाहा, वो बताना चाहा कि हमारी पार्टी में सबकी जगह है। उसी तरह पूर्णिया में भी उन्होंने चेंज किया है और ये काम कर रहे हैं। ये हर जगह जा रहे हैं, कमिटियन रहे हैं वो, अभी तक 1 महीना 1.5 महीना हुआ, लेकिन इनके काम करने का जो अंदाज है, जो काम कर रहे हैं, ये जिस तरह कर रहे हैं, रोज नया नया काम कर रहे हैं, जिससे लग रहा है कि कांग्रेस को पुराना दिन लौटेगा अगर ये इस तरह ये काम किया। और हम ये नहीं जानते कि जिसका नाम ये दे दिया पार्टी उसी को मानी। पार्टी पहले का दौर था, जो बीच में लालू का दौर रहा, जिसका नाम दिया उसको बन गया। हाँ, आपको डर लग रहा है वर्तमान अध्यक्ष से? आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि जो जिनका नाम प्रस्तावित करेंगे वही होगा, नहीं, बदल सकता है वहाँ से। हाँ, वहाँ तो आपको डर लग रहा है अध्यक्ष महोदय से? नहीं, अध्यक्ष से डर नहीं है। डर नहीं है कि हमको अच्छी तरह से उन पर भरोसा है। विजेंद्र यादव हमारे अध्यक्ष हैं और वो सही निर्णय लेंगे, और निर्णय लेंगे उनका फायदा है, हमारा नहीं, क्योंकि उनके अचीवमेंट में आएगा कि मैंने अमोर विधायक जो हारा हुआ था उसको हमने जिताया। अच्छा। और पिछले दफा मस्तान को दिया था जो कि बूढ़े हो गए थे, लोगों ने नकार के बाहर कोचा धामन से लाके लोगों ने जिता दिया। ये किया था और इसी हमको भी है कि हमारे विजेंद्र जी हैं इसको विचार करेंगे और रखेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो नाम ये दे दें वही बोर्ड हमारी तय कर ले। बोर्ड इस बार तय किए भी है, नए लोगों को मौका दिया जाएगा, नया आयाम दिया जाएगा, पुरानी ज़मीन तैयार की जाएगी और हर जगह जैसे सेवा दल पहले थी, NSCI थी, जब भी था इसको बढ़ाया जाएगा। जो बीच में बंद कर दिया था, जो कि और गठबंधन के चलते उन्होंने कहा आपकी कांग्रेस अपने भरोसा, पहले भरोसा ये राष्ट्रीय जनता दल पर कर रही थी, नहीं आज अपने पाए पर खड़े होने की कांग्रेस चाह रही है, इसलिए बढ़ेगा। सर अब अंतिम करना चाहूँगा, लेकिन चलते चलते एक प्रश्न और हमें याद आ गया कि क्या कारण था कि जितने बार टिकट मिले हैं पूर्णिया सदर से कांग्रेस को और कांग्रेस हारने का काम की है, इस बार अगर जो है कांग्रेस से मिलता है टिकट तो क्या कांग्रेस जीत करके दिखाएगी क्या सदर में, या फिर इस बार हारने का काम करेगी? देखिए, पूर्णिया जो इलाका है
ये इलाका कांग्रेस का गढ़ है, तो फिर जीत क्यों नहीं हुई आज? गढ़ है। और कुछ वजह देखिए, हाँ तो ये है कि जिनको टिकट मिला लड़े, ये हमको उम्मीद है फिर टिकट कांग्रेस दिया। फिर देखो कि लालू के यानी लरी पे आप गए कि उन पे आपको ये शक है? नहीं, पार्टी जिसको भी लड़ाया, हाँ। वो लड़ी या लड़ाया, जिसको भी लड़ाएगा या वो लड़ेंगी उनको टिकट दिया जाएगा। हम समझते हैं इस बार जिस तरह विजेंद्र यादव ने हर वार्डे वार्ड घुसने का काम कर रहे हैं, हम समझते हैं पूर्णिया सीट इस बार हर हाल में निकलेगा। और क्योंकि पुराना जो अध्यक्ष था इस तरह काम होता था, करते नहीं थे। अब लोगों को जगह घर घर घुस के लिए पर 3-4 रोज पहले आप देखा होगा कि जब मिल्की गए तो गुलाम साहब के यहाँ गए, वहाँ गए, तो आप ये वार्डे वार्ड घुस रहे हैं और काम कर रहे हैं। और जीत सुनिश्चित हम और पूर्णिया सदर ये जीते, निश्चय जीतेगा पूर्णिया। तो बहरहाल इनका कहना था कि कांग्रेस इस बार कस्बा भी जीतेगी, 7वें कस्बा भी हमारी जीतेगी। इनका कहना है कि इस बार सीमांचल में 3 सीट कांग्रेस लाएगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कांग्रेस कितना सीट सीमांचल में लाती है। तब तक के लिए आप तमाम सुधी दर्शक को मैं शशिकांत प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं और आपसे यह भी आग्रह है कि अगर यह खबर अच्छा लगे तो भाई साहब एक उंगली उठाइए और हमें फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इनकी बातें इनके जनता जनार्दन तक पहुंच जाए और इनकी आवाज़ बनकर हम और ये साबित हो सके और जनता का भला हो सके। बहरहाल इसी के साथ फिर से राम सलाम सत श्री अकाल।